बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चैप्टर नंबर 35 गाइटन का पार्ट 3 कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सेवरल टाइप ऑफ द डिफरेंट टी सेल्स एंड देयर फंक्शंस। अगर हम टी सेल्स की बात करें तो टी सेल्स के 3 मेजर ग्रुप होते हैं: टी हेल्पर सेल्स, साइटोटॉक्सिन टी सेल्स, सुप्रेसर टी सेल्स। अगर हम लोग टी हेल्पर पहले ग्रुप की बात करें, टी हेल्पर सेल्स, तो जो टी हेल्पर सेल्स हैं वो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, उनकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है। वो 3 क्वार्टर्स होते हैं, मतलब 4 क्वार्टर्स होते हैं ना, तो मेनली तीन जो पोर्शंस होते हैं वो हमारे पास टी हेल्पर सेल के होते हैं। जो एक पोर्शन होता है वो हमारे पास साइटोटॉक्सिन टी सेल और सप्रेसर टी सेल्स का होता है। अब जो टी सेल्स है ये करते क्या हैं? टी सेल्स का फंक्शन होता है कि ये एक प्रोटीन्स बनाते हैं, प्रोटीन मीडिएटर्स, जिसको हम लोग कहते हैं लैम्फोकाइनिन्स। ठीक है, लैम्फोकाइनिन्स क्या करते हैं? लैम्फोकाइनिन्स हमारी बॉडी की इम्यूनिटी में फ़ायदा देते हैं, उसमें हमें हेल्प आउट करते हैं, और किस तरह करते हैं वो आगे बताएंगे। और जो लिम्फोकाइनिन्स की टाइप्स हैं वो तकरीबन ये देखें: इंटरल्यूकिन 2, 3, 4, 5, 6, और ग्रैनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स, स्टिमुलेटिंग फैक्टर, इंटरफ्यूरॉन, गैमा। ठीक है, ये हमारे पास लैम्फोकाइनिन्स की टाइप्स हैं। आगे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि स्पेसिफिक रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ द लैम्फोकाइनिन्स। ठीक है, अब यहाँ पे लैम्फोकाइनिन्स की इंपॉर्टेंस की बात हो रही है वो इस तरह से कि अगर हमारी बॉडी के अंदर लैम्फोकाइनिन्स की एब्सेंस हो जाती है, मतलब कि टी हेल्पर सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कोई मसला हो जाता है जिससे लैम्फोकाइनिन्स की फॉर्मेशन नहीं होती, तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पे तकरीबन पैरालाइज हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे कि देखो, जब हमारी बॉडी में HIV वायरस होता है, हमें पता है कि ये एड्स कोज करता है। HIV वायरस हमारी बॉडी में आएगा तो उसका मेन टारगेट क्या होता है? हम लोगों को पता है इस बात का कि टी हेल्पर सेल्स को वो डिस्ट्रॉय करता है और इनएक्टिवेटेड कर देता है। जब टी हेल्पर सेल्स ये देख लें यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो ये तो हमारी बॉडी में एड्स आता है, और हम लोगों को इस बात का अंदाज़ा है कि एड्स हमारी बॉडी के लिए कितना लीथल है, और बहुत एक लीथल डिजीज़ है एड्स। दूसरे नंबर पर जो टी हेल्पर सेल्स हैं, या अगर हम लोग बात करें कि लैम्फोकाइनिन्स हैं, ये क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी में टी सेल्स और साइटोटॉक्सिन टी सेल और जो सुप्रेसर टी सेल्स हैं, ये उनकी ग्रोथ में भी इम्पोर्टेंट काम करते हैं, मतलब उनकी ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं उनकी ग्रोथ को। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे साइटोटॉक्सिन टी सेल है और सप्रेसर टी सेल्स हैं, इनकी ग्रोथ अगर हमारे पास टी हेल्पर सेल्स नहीं है तो इनकी ग्रोथ होगी पर बहुत ही कम होगी। ठीक है, और ये स्टिमुलेट करते हैं इनकी ग्रोथ को। और स्पेसिफिकली अगर हम लैम्फोकाइनिन्स में बात करें उसकी टाइप्स में, तो यहाँ पे जो इंटरल्यूकिन 2 है, ठीक है, इंटरल्यूकिन 2 ये सबसे ज़्यादा हेल्प आउट करती है साइटोटॉक्सिन टी सेल्स को और सुप्रेसर टी सेल्स की ग्रोथ में। ठीक है, उसके अलावा जो टी हेल्पर सेल्स हैं वो हमारे पास बीटा सेल्स की ग्रोथ में भी काम करती है। हमें पता है कि जो पहले भी मैंने बताया था कि जो टी हेल्पर सेल्स हैं वो बीटा सेल्स की ग्रोथ उसको स्टिमुलेट करेंगे, उसकी ग्रोथ को। और अगर हम यहाँ पर बात करें स्पेसिफिकली लिम्फोकाइनिन्स में कौन सी, तो वैसे तो तकरीबन सारे जो लिम्फोकाइनिन्स की टाइप्स हैं वो सारी की सारी हेल्प आउट करती हैं बी सेल्स की ग्रोथ में, लेकिन मेजर जो करती हैं वो हमारे पास इंटरल्यूकिन 4, 5 और 6 है। और इस वजह से, क्योंकि मेजर ये करती हैं, इस वजह से इन्हीं को हम लोग बी सेल स्टिमुलेटिंग फैक्टर भी कह देते हैं, या फिर बी सेल ग्रोथ फैक्टर्स भी कह सकते हैं कि इनको इंटरल्यूकिन 4, 5 और 6 को। ठीक है, अब आप देख लें यहीं कि टी सेल्स कितना इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले कर रहे हैं कि ये साइटोटॉक्सिन टी सेल्स, सुप्रेसर टी सेल्स की ग्रोथ को भी स्टिमुलेट कर रहे हैं, ये बी सेल्स की ग्रोथ को भी स्टिमुलेट कर रहे हैं, सिर्फ टी की नहीं बल्कि बी सेल्स की ग्रोथ को भी स्टिमुलेट कर रहे हैं। आगे ना सिर्फ ये बल्कि ये हमारे पास मैक्रोफेज सिस्टम की एक्टिवेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। मैक्रोफेज सिस्टम की एक्टिवेशन में क्या करते हैं? हमें पता है कि जहाँ पे जो मैक्रोफेजेस होते हैं ना, हमें पता है कि वो किसी भी इन्फेक्टेड जो पार्ट पे जाएंगे ना, मतलब एक इन्फ्लेम टिश्यू या कोई भी इन्फेक्टेड एरिया, वहाँ पे हमें पता है कि जो से है मैक्रोफेज सिस्टम ने वहाँ पे एक्टिव होना है, हमारे पास मैक्रोफेजेस ने वहाँ पे जाना है और अपना फैगोसाइटोसिस करनी है। तो क्या करेगा? कीमोटैक्सिस के थ्रू जब ये उधर तो चला जाएगा, उधर जाएगा ना, तो यहाँ पे टी हेल्पर सेल्स का क्या रोल है? ये करेंगे कि अच्छा, ये कहेंगे भाई तुम यहाँ पे आ गए हो तो अब यहीं पे रहो, कहीं और नहीं जाने देंगे, उसी जगह पे रहने देंगे। और साथ ही साथ उनको ये भी कहेंगे कि अपनी एक्टिवेशन को तेज करो, मतलब उनका जो काम कर रहे हैं, फैगोसाइटोसिस कर रहे हैं, उसकी स्पीड को इंक्रीज करने के भी इनका काम है कि उनको भी इस चीज़ को भी इंक्रीज करने के लिए। और यहाँ पे एक मज़ेदार बात यह है कि जो हमारे पास लिम्फोकाइनिन्स हैं,
लिम्फोकाइनिन्स यहाँ पर एक फीडबैक मैकेनिज्म भी प्ले करते हैं। वो कैसे कि जो से हमारे पास लिम्फोकाइनिन्स है ना, वो हमारे पास टी हेल्पर सेल की ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करेंगे। वो अब बताती हूँ इसकी डिटेलिंग, हम इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि ये देखिए ये हमारे पास ये टी हेल्पर सेल है। ओके, अब ये टी हेल्पर सेल्स क्या कर रहा है, ये हमें पता है कि एक प्रोटीन बना रहा है लैम्फोकाइनिन्स आगे हमारे पास स्टिमुलेट कर रहे हैं ग्रोथ को, साइटोटॉक्सिन्स की ग्रोथ को, सप्रेसेस टी सेल की ग्रोथ को, जो पॉइंट नंबर 1 मैंने बताया। उसके बाद जो लैम्फोकाइनिन्स हैं वो हमारे पास बीटा सेल की ग्रोथ को भी स्टिमुलेट कर रहे हैं, ये पॉइंट हो गया। अब उसके साथ साथ जो देखें ये लैम्फोकिन्स है ना, ठीक है, लैम्फोकिन्स ये देखें ये पीछे जा रहे हैं टी सेल्स, ये हमारे पास टी सेल है ना, ये इसकी ग्रोथ को भी स्टिमुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने बात कर ली है टी सेल्स की। अब हम उसके दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं जो कि हमारे पास है साइटोटॉक्सिन्स टी सेल। अच्छा, अब साइटोटॉक्सिन्स टी सेल्स को हम लोग मेनली ये क्या करते हैं, ये साइटोटॉक्सिन्स टी सेल किसी भी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं, और समटाइम्स अगर हम एबनॉर्मल कंडीशन में बात करें तो ये बॉडी के खुद के ओन बॉडी सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, किल कर सकते हैं। इसी वजह से हम लोगों ने इनको किलर सेल का नाम दिया गया। अच्छा, अब बात यह है कि यहाँ पे करते कैसे हैं किल, ये इस तरह किल करते हैं कि ये सबसे पहले समझे ये एक एंटीजन है, ये एंटीजन के साथ अटैच हो जाएंगे। किस तरह अटैच हो जाएंगे, इस तरह अटैच होंगे कि इनके ऊपर एक कह लें प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से ये उसकी मेम्ब्रेन के साथ टाइटली बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, अब बॉन्ड बनाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ना ये एक प्रोटीन स्क्रीट करेंगे, जिसको प्रोटीन हम लोग कहते हैं परफोरिन्स। ठीक है, वो प्रोटीन क्या है, परफोरिन्स। अब परफोरिन क्या, एक परफोरिनिक्स एक है होल फॉर्मिंग प्रोटीन है। ठीक है, होल फॉर्मिंग प्रोटीन, ये जब एंटीजन के साथ ये हमारे पास साइटोटॉक्सिन से अटैच हुआ तो ये यहाँ पे जाके होल बना देगा। ठीक है, जब ये एक होल बना देगा तो ये साइटोटॉक्सिक जो मटेरियल है, साइटोटॉक्सिक मटेरियल उसके अंदर डाल देगा, जिसकी वजह से सांप जहर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, वो सांप जहर साइटोटॉक्सिन अंदर जब सब्सटेंस अंदर जाएगा तो उसकी मदद से जो एंटीजन है, रिस्पेक्टिव एंटीजन, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देखिए ये हमारे पास एक स्पेसिफिक एंटीजन है, ये हमारे पास साइटोटॉक्सिन है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये पोर्स में है, ये अब इसके यहाँ पे प्रोटीन रिसेप्टर्स के थ्रू इसके साथ अटैच हुआ। अटैच होने के बाद यहाँ पे ये होल बनाएगा, होल बना के अपना साइटोटॉक्सिक मटेरियल अंदर फेंक देगा। अपना साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस जब ये अंदर डालेगा तो उसकी वजह से, क्योंकि वो इसके लिए बहुत लीथल होते हैं, तो इसको वो डिस्ट्रॉय कर देगा। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मज़ेदार बात यह है कि ये नहीं कि सिर्फ ये इसके साथ अटैच हुआ है, इसको डिस्ट्रॉय किया, साथ खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। ये क्या करेगा, ये इसके साथ अटैच था, इसको डिस्ट्रॉय करेगा और फिर डिसअटैच हो जाएगा। ठीक है, डिसअटैच होकर किसी और एंटीजन के साथ अटैच होगा और फिर उसको भी डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, कैन पुल अवे फ्रॉम द विक्टिम सेल्स आफ्टर दे पुश्ड होल एंड डिलीवर साइटोटॉक्सिन सब्सटेंस एंड देन मूव्ड ऑन टू किल मोर सेल्स। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे पास ये साइटोटॉक्सिन टी सेल्स हैं ना, ये वायरसेस के लिए भी बहुत लीथल होते हैं, मतलब वेरियस वायरसेस के लिए बहुत लीथल होते हैं, उनके लिए जानलेवा होते हैं। और उसके अलावा ये हमारी बॉडी के कैंसरस सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करता है, और हार्ट ट्रांसप्लांट सेल्स को, और अदर किसी भी कोई भी फॉरेन सेल जो हमारी बॉडी में आता है, अगर हमारी बॉडी में किसी भी चीज़ की ट्रांसप्लांटेशन हो रही है, अगर हम हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो उसके खिलाफ भी ये काम करता है। ठीक है, अब हमारे पास साइटोटॉक्सिन भी खत्म हो मतलब उसको कवर किया। अब हमारे पास आ गया है सप्रेसर टी सेल। अगर हम लोग सप्रेसर देखें, नाम से पता चल रहा है स्प्रेस करना, कम करना। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे पास टी हेल्पर सेल्स हैं और जो साइटोटॉक्सिन सेल्स हैं, ये मुसलसल काम कर रहे हैं, एंटीजन्स, इन्वेडिंग एंटीजन्स को खाई जा रहे हैं। अब ये ना होना कि इतना ही एक्टिव काम, इतना ही इनकी एक्टिवेशन इंक्रीज हो जाए कि ये हमारी बॉडी के ओन सेल्फ एंटीजन्स को भी खाना शुरू कर दें। तो उनसे रोकने के लिए हेल्पर टी सेल हमारे पास होते हैं। ये क्या करते हैं, ये साइटोटॉक्सिन टी सेल्स को और टी हेल्पर सेल्स को कहते हैं कि भाई हौसला रखो, अपने ही बॉडी के सेल्स को नहीं खाना। ठीक है, और इनको हम लोग इम्यून टॉलरेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो मतलब हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी हो रही है ना, जो इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स को खा रहे हैं इस तरह करके, और अब इम्यूनिटी भी एक हद तक होनी चाहिए, उसको टॉलरेट करना चाहिए, तो ये इनको सप्रेसर टी सेल को हम इम्यून टॉलरेंट भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है टॉलरेंस का। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर जब प्री प्रोसेसिंग हो रही होती है टी सेल्स की और बी सेल्स की, ठीक है, उन प्री प्रोसेसिंग में ये होता है कि जब टी सेल्स और बी सेल्स की प्री प्रोसेसिंग हो रही होती है तो हमें ये पता होता है कि हमारी उसी टाइम पीरियड के अंदर ना हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन्स डाले जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के ओन सेल्फ एंटीजन्स होते हैं, और काम करवाया जाता है कि पता है हम लोगों को जैसे टी सेल्स है ना, उनसे आगे लिम्फोब्लास्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें बन रही होती हैं। ठीक है,
तो उन्होंने काम करना होता है एंटीजेंस के खिलाफ। तो जब हमारी बॉडी के अंदर सेल्फ एंटीजेंस, मतलब वो एंटीजेंस जो हमारी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो डाले जाते हैं और इनके देखा जाता है कि इनके खिलाफ ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और जो सेल्स, जो टी सेल्स और बी सेल्स हमारी बॉडी के एंटीजेंस के खिलाफ काम करते हैं ना, उन टी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इसका ये मतलब है कि वो टी सेल्स और बी सेल्स जो हमारी बॉडी के सेल्फ एंटीजेंस के खिलाफ काम करते हैं, उनको तो उसी टाइम पे डिस्ट्रॉय कर दिया, जबकि हमारे पास क्या हो रही है, प्री प्रोसेसिंग हो रही है टी लिम्फोसाइट्स की थाइमस में और बी लिम्फोसाइट्स की बोन मैरो में हो रही है। फीटस में मेनली मैंने आपको बताया था ये होता है ठीक है। उसी टाइम ही इन्होंने उन टी सेल्स और बी सेल्स को, जिन्होंने हमारी बॉडी के ओन सेल्स के खिलाफ उन्होंने काम किया था, उनको निकाल दिया। इसका मतलब कि बाकी जो हमारी बॉडी के अंदर जब फीटस से अगली स्टेजेस आती हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जब जो एंटीजेंस होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर टी सेल्स और बी सेल्स होते हैं, उनका काम ही हमारी बॉडी के एंटीजेंस के खिलाफ काम करना नहीं होता, वो उन्हीं के खिलाफ करता है जो बाहर से आते हैं, क्योंकि जो खिलाफ कर रहे थे उनको तो पहले ही निकाल दिया हमारी बॉडी ने, ठीक है। आगे अगला पॉइंट ये है कि अगर ऐसा हो कि हमारी बॉडी के अंदर टॉलरेंस की जो इम्यूनिटी है वो फेलियर हो जाए, वो फेल हो जाए, उसका काम ना करे। अच्छा, अब बात यह है कि कैसे ना करे। मोस्टली जो उनसे है ना, वो ओल्ड एज में अगर हम बात करें तो इस तरह हो सकता है, क्योंकि ओल्ड एज के अंदर जो हमारी बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं जो रिलीज करते हैं सेल्फ एंटीजेंस को हमारी बॉडी के सेल्फ एंटीजेंस को, वही अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो फिर हमारी बॉडी जो है वो फेलियर ज़्यादा टॉलरेंस का हो सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ डिजीज़ का नाम लिया कि जब हमारी बॉडी के अंदर टॉलरेंस का मैकेनिज्म फेलियर हो जाता है तो जो सी डिजीज़ होती हैं, सबसे पहले हमारे पास है रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर के अंदर ये होता है कि हमारी जो बॉडी के जो एंटीजेंस है, हमारी बॉडी के जो सिस्टम है, वो हमारी बॉडी के अगेंस्ट ही काम करना शुरू कर देता है, और वो मेनली अगेंस्ट करता है हार्ट के और स्किन के भी कह सकते हैं और जॉइंट्स के कह सकते हैं, और ये इन्फ्लेमेशन कोजेस करता है, ठीक है सॉरी, मेनली हार्ट वॉल्स की इन्फ्लेमेशन में और इस चीज़ में काम करता है, मतलब बॉडी के ऊपर ही गलत असर कर दिया उल्टा, ठीक है। जब साफ ज़रा ये टॉलरेंस का सिस्टम नहीं होगा, जो मैंने बताया कि सप्रेसर टी सेल ये टॉलरेंस करते हैं ना, तो अगर ये सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा तो वो बॉडी के खिलाफ ही काम शुरू हो जाएगा, तो उससे ही हमारे पास रूमेटिक फीवर होगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस। इसके अंदर क्या है, हमारी जो सी ग्लूमेरुलाई की मेम्ब्रेन है उसके खिलाफ काम करना शुरू हो जाएगा। मायस्थीनिया ग्रेविस जो है, इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे पास एसिटाइलिन रिसेप्टर्स प्रोटीन्स है ना, उनके खिलाफ काम करना स्टार्ट कर देंगे। और फोर्थ हमारे पास है सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथ्रीमेटोसस, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये भी अगर इंक्रीज कर जाए तो हमारी बॉडी इवन डेथ, मतलब बहुत इफेक्ट होते हैं हमारी बॉडी को। साफ से है कि अगर बॉडी के अपनी ही जो इम्पोर्टेंट एंटीजेंस हैं उनको ही खाना शुरू कर देंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो ऑब्वियस बात है होंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इम्यूनिटी बाय इंजेक्टिंग ऑफ एंटीजन। सिंपली यहाँ पे वैक्सीनेशन की बात की जा रही है, ठीक है। और हमें पता है कि हमने पहले भी पिछली क्लासेस में भी पढ़ा, दो तरह की वैक्सीनेशंस होती हैं। एक होती है दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक एक्टिव होती है, एक पैसिव इम्यूनिटी होती है, ठीक है। अगर हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो एक्टिव इम्यूनिटी में हमें इस बात का पता है कि ना, एक्टिव इम्यूनिटी में हमारी बॉडी के अंदर एंटीजेंस को डाला जाता है, ऐसे एंटीजेंस जो कि या तो डेड हो या फिर उनका काम करने की सलाहियत बहुत ही कम हो, ताकि हमारी बॉडी के अंदर जाके वो उनका ज़्यादा डिजीज़ अभी कोज ना कर सकें, और हमारी बॉडी लेकिन उनके एंटीजेंस हों जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो सी है वो उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना ले। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट जहन में लाओ कि मैंने पहले बताया था कि हमारी बॉडी मेमोरी सेल्स बनाती है, ठीक है, कि मतलब जब टी सेल्स की और बी सेल्स की फॉर्मेशन हो रही होती है, उनके क्लोन्स बन रहे होते हैं, तो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो पीछे चले जाते हैं, मेमोरी सेल्स बी सेल्स और टी सेल्स बना लेते हैं, लेकिन उनके अंदर खासियत ये होती है कि उनको पता होता है कि हाँ भाई ये एंटीजन आया हुआ है हमारी बॉडी के अंदर, नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह का एंटीजन आएगा ना तो इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, टी सेल्स से मैक्रोफेजेस से टी सेल्स के पास जाएँ, फिर बी सेल्स के पास, फिर टी सेल और बी सेल मिलकर एंटीबॉडीज़ बनाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्टली क्या होगा, सॉरी, टी सेल्स एंटीबॉडीज़ नहीं बनाते, बी सेल्स बनाते, तो मतलब इतना लंबा नहीं होगा। जैसे ही उस तरह का कोई भी एंटीजन आएगा तो पहले से मेमोरी सेल्स पड़े होंगे और उनके खिलाफ काम करेंगे। मेनली ये हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी होती है। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि इंजेक्ट या फिर हम लोग डेड ऑर्गेनिज्म को करेंगे, जो मेनली हमारे पास यहाँ पे कफ फीवर वगैरह के लिए यूज होता है। और अगर हम लोग टॉक्सिन सब्सटेंसेस को करें जिनके केमिकल्स बहुत लीथल हो, मतलब इतना वो काम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, और वो ऑर्गेनिजम्स जो अटेन्यूएटेड, मतलब वही बात कि जो इनका फंक्शन इतना स्ट्रॉन्ग ना हो कि हम हमारी बॉडी में जाकर डिजीज़ का अर्ज कर सकें, लेकिन यह है कि हमारी बॉडी उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना देगी, ठीक है। अब एंटीबॉडीज़ बना देगी तो कल को वो डिजीज़ आएगी भी हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो पहले से मेमोरी सेल्स पड़े होंगे जिनको ज़रूरत नहीं है कि वो इतना लंबा काम करें, ठीक है, वो डायरेक्ट जाएंगे उनके खिलाफ काम कर देंगे, ठीक है।
और इसको हम लोग ये कह लें कि ये फ्यूचर के लिए की जाती है कि मेनली कि कल को अगर ये डिजीज़ होगी तो इस तरह करके ना पहले से हमारी बॉडी उसके खिलाफ इम्यून हो चुकी हो, ठीक है। अच्छा, पैसिव इम्यूनिटी ये है कि भाई हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन आ गए हैं अब तो, ठीक है, और हमारी बॉडी के ऑन एंटीबॉडीज़ भी काम कर रहे हैं, पर वो इतना इफेक्टिव नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली बाहर से हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे। क्या इंजेक्ट करेंगे? एंटीबॉडीज़। मतलब ये नहीं हम कहेंगे कि यार टी लिम्फोसाइट्स, हमें पता है कि टी लिम्फोसाइट्स डायरेक्टली काम करते हैं वो बी सेल्स की तरह, ये नहीं कि पहले एंटीबॉडीज़ बनाए। मतलब इतना भी टाइम नहीं है कि बी सेल्स जाके पहले एंटीबॉडीज़ बना दें, या तो डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ या टी लिम्फोसाइट्स अंदर भेज रहे हैं कि भाई जाते साथ अपना काम कर दो, ठीक है। और ये एंटीबॉडीज और टी लिम्फोसाइट्स कहाँ से आते हैं? मेनली वहाँ से आते हैं कि मतलब अगर कोई और पर्सन है या कोई एनिमल है जिसको सेम वही डिजीज़ हो चुकी है और उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं उसके खिलाफ, तो उनके एंटीबॉडीज़ उठाएंगे और जो भी रिस्पेक्टिव पर्सन है उसके अंदर डाल देंगे, और ताकि उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ की तादाद बढ़े और वो उसके खिलाफ काम करे, ठीक है। और इसको हम लोग टेम्परेरी इम्यूनिटी भी कहते हैं। मेनली ये 2 से 3 हफ्तों की होती है और इतनी देर में वो डिजीज़ के ख़िलाफ़ काम हो चुका और मतलब उसके ख़िलाफ़ लड़ते हैं, वो डिजीज़ ख़त्म हो, मतलब रिकवर हो सकता है। और ये फ्यूचर के लिए नहीं है, मतलब ये एक तो बिल्कुल प्रेजेंट, और दूसरा ये कि ये टेम्परेरी होती है, जबकि जो हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी है वो टेम्परेरी नहीं होती, वो फ्यूचर के लिए होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एलर्जी और द हाइपर सेंसिटिविटी। अगर हम ये बात करें ना, तो यहाँ पे मेजर बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है ना उसके साइड इफ़ेक्ट्स की, मतलब उसके साइड इफ़ेक्ट होता है और एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे पहले पॉइंट में वो बता रहे हैं कि एलर्जी काज बाय द एक्टिवेटेड टी सेल्स, डिले रिएक्शन एलर्जी, ठीक है। यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि डिले रिएक्शन एलर्जी इज काज बाय एक्टिवेटेड टी सेल्स एंड नॉट बाय द एंटीबॉडीज, मतलब ये बी सेल से नहीं हो रही, एंटीबॉडीज से हो रही है। यहाँ पे मेनली उन्होंने यहाँ पे ना एक पॉइजन की बात की है जो है पॉइजन एवी, ठीक है। अब एलर्जी कैसे होती है? वो इस तरह से होती है कि जो पॉइजन एवी है ना, ये हमारी बॉडी के लिए कोई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, लेकिन टी सेल्स आप क्या करेंगे, ये तो बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाएंगे और ये बहुत मतलब टेंशन ले लेंगे और ये ज़्यादा सारे बना देंगे जनाब, मतलब रिएक्शन करेंगे उसके खिलाफ, इस पॉइजन एवी के खिलाफ बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर देंगे। उसके अलावा ये हो जाएगा कि एक्सटेंसिव जो मैक्रोफेजेस हैं वो उस साइड पे एक्सटेंसिवली जाना शुरू हो जाएंगे जहाँ पे ये पॉइजन एवी आएगा। हालांकि इतने ज़्यादा रिएक्शन की कोई ज़रूरत नहीं थी हमारी बॉडी को, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए इतना ना ख़तरनाक नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारी बॉडी के जो आगे प्रोटेक्टर्स बैठे हैं भाई, वो टेंशन में आ जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर देंगे। वो जब ज़्यादा इस तरह का काम स्टार्ट कर देंगे जितने की ज़रूरत थी नहीं, ठीक है, ज़्यादा इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर देंगे, तो उससे जो रिएक्शंस होते हैं ना वो एलर्जी के रिएक्शन या हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब इतनी ज़रूरत नहीं थी जितना तुमने काम कर दिया, तो इस तरह का हम लोग कहेंगे कि ये ना एलर्जी इसकी वजह से फिर काज हो जाएगी। और ये किस वजह से हुई है? टी हेल्पर सेल्स की मेनली उनकी वजह से यहाँ पे हुई है, ठीक है। और अब ये तो तकरीबन जो सी पॉइजन एवी की बात करें तो पॉइजन एवी जो सी है ना वो मोस्टली हर पर्सन के अंदर, सब ह्यूमन बींग्स के अंदर ये होता है, ठीक है। लेकिन अब अगली जो एलर्जेंस की बात आ रही है वो मोस्टली आ रही है एटोपिक, ठीक है। एटोपिक वो लोग जो स्पेसिफिकली, कुछ हमारे दोस्त भी होते हैं हमें पता है आसपास के, मतलब जो जिनको ज़्यादा ही कुछ एलर्जी होती है, किसी को डस्ट एलर्जी है, किसी को क्या एलर्जी, किसी को अस्थमा है, तो उन लोगों को ज़्यादा होती है। अब वो किस वजह से होती है? वो इस वजह से होती है कि देखिए सम पीपल हैव एलर्जिक टेंडेंसी, देयर एलर्जीज are called atropic allergies because they are caused by the non-ordinary response of the immune system, मतलब कि उनके इम्यून सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है वो नॉन ऑर्डिनरी होता है। अच्छा, अब हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर मैंने बताया था कि एंटीबॉडीज 5 तरह की होती हैं, IgG, IgA, IgM, इस तरह करके, तो और IgE, जो सी IgG है ना वो मैंने बताया था उसकी कंसनट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। और जो IgE है ना, जो IgE था वो क्या करता है, वो हमारी बॉडी में एलर्जी के खिलाफ, मतलब एलर्जी के लिए जो एंटीबॉडीज यूज़ होते हैं वो IgE यूज़ होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, कई पर्सन के अंदर IgG जो है वो उतना नहीं होगा जितना IgE होगा, मतलब वो ज़्यादा ही कुछ एलर्जी के इम्यून हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, अब हमें पता है जो सा IgE होता है ना, इनकी कोई ख्याल हो ख़ास दोस्ती है किसके साथ, बेजोफिल्स के साथ और मैस्ट सेल्स के साथ, ये उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट, अब ये बात है कि एलर्जी होती कैसे, जब एक एंटीजन या फिर एलर्जन, ठीक है, जिसने एलर्जी काज करी तो वो हमारी बॉडी के अंदर आता है ना,
ठीक है। अब हमारी बॉडी के अंदर आता है तो वो उसके पास उसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा बाइंडिंग साइट्स होती हैं, ठीक है। किसी भी एंटीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा बाइंडिंग साइट्स होती हैं जिनके साथ IgE अटैच होगा। अभी मैंने पहले बात की है कि IgE के साथ IgE की किसके साथ ज़्यादा दोस्ती है, वो मैस्ट सेल और बेसोफिल्स के साथ है। अब मैस्ट सेल और बेसोफिल के साथ IgE जब अटैच होगा वो तो उसके साथ ऑलरेडी अटैच है, तो ऊपर से जब ये एलर्जन आएगा ये उसके साथ अटैच हो जाएगा क्योंकि IgE के साथ अटैच होगा जो पहले से अटैच है जिनके साथ बेसोफिल के साथ और मैस्ट सेल के साथ। अब इससे क्या होगा, अब इनकी अटैचमेंट की वजह से जो बेसोफिल्स हैं और जो मैस्ट सेल्स हैं इनकी मेम्ब्रेन हो जाएगी रप्चर, ठीक है। जब मेसोफिल्स और मैस्ट सेल्स की मेम्ब्रेन या फिर ये रप्चर्स होंगे इससे क्या होगा, हमें पता है इनके अंदर जो सब्सटेंस होता है हिस्टामिन होता है, प्रोटीएसिस होते हैं, स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलेक्सिस होता है, हमारे पास इजाइनोफिल्स कीमियोटैक्टिक सब्सटेंस होता है, न्यूट्रोफिल्स कीमियोटैक्टिक सब्सटेंस होते हैं, हेपारिन होता है और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ये सारा पहले पता है, ये सारे सब्सटेंस निकलेंगे। अब साफ ये निकल गए हैं तो इन्होंने अपना इफेक्ट तो करना ही करना है। अब ये इफेक्ट क्या करेंगे, इनकी वजह से हमारे पास जो है अट्रैक्शन ऑफ साइनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स टू रिएक्टिव साइट, मतलब ज्यादा सारे मतलब देखो रिएक्टिव साइट पे इतनी चीजों की जरूरत नहीं है, ज्यादा सारी साइनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स जो है अब रिएक्टिव साइट पे चले जाएंगे, जो इन कैपिलरीज की परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी और स्मूथ मसल जो कि वहाँ उस लोकल एरिया के उनकी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी और इस तरह के मुख्तलिफ एलर्जिक रीनिंग रिएक्शंस वहाँ पे स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे आगे कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं कि एलर्जी कौन कौन से एलर्जिक रीनिंग जो रिएक्शंस हैं वो पर्सन्स के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले जिनसे हमारे पास रिएक्शन है उसका नाम है हमारे पास एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस के अंदर क्या होता है, एनाफाइलेक्सिस के अंदर ये होता है कि मेनली जो हमारे पास एलर्जन है उन्होंने क्या करना है वो हमारे ब्लड के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, ब्लड की सर्कुलेशन में। अब क्या करेंगे, हमारे ब्लड में हमें पता है कि बेसोफिल्स हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं और जो ब्लड वेसल्स के साथ जो उनसे हमारे पास मैस्ट सेल है वो भी टिश्यूज के अंदर मौजूद होते हैं। अब ये एलर्जन्स है ना, इन्होंने वही करना है कि इन्होंने उन बेसोफिल्स और मास्ट सेल जो उनसे हैं उनकी साफ ज़रा अटैचमेंट होती है IgE के साथ और वही वाला सारा सिस्टम होगा कि उनसे एक रिएक्शन वहाँ पे होगा जिसको हम लोग कहते हैं एनाफाइलेसिस रिएक्शन। अभी मैंने ये सारा पीछे बताया वही सारा यहाँ पे होगा और उससे हिस्टामिन रिलीज होगी सर्कुलेशन के अंदर, हिस्टामिन रिलीज होगी तो मैंने पता है इससे ब्लड वेसल्स की सर्कुलेशन वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी और इस तरह, और इससे वहाँ पे मेनली क्या होगा, सर्कुलेटरी स्ट्रोक हो जाएगा वहाँ पे और पर्सन इवन के इससे डेथ भी हो सकती है। और इससे बचने के लिए क्योंकि हिस्टामिन है तो अगर हम लोग एंटी हिस्टामिन यूज करें यहाँ पे तो उससे फिर भी कोई बचत हो सकती है, ठीक है। अगला हमारे पास है यूटिकेरिया। अच्छा, यूटिकेरिया की बात करें तो यहाँ पे एनाफाइलेक्सिस के अंदर मेनली जो हमारे पास एलर्जेंस है वो सर्कुलेशन में आए थे और यूटिकेरिया के अंदर क्या होगा, मेनली जो एलर्जेंस है ना वो हमारे पास स्किन एरिया में आएंगे, होगा वही यहाँ पे वही कि हमारे पास जो हिस्टामिन है वो रिलीज हो जाएगा, हिस्टामिन रिलीज होगा तो वैसोडाइलेशन होगी। वैसोडाइलेशन से मेनली पता है कि उस एरिया में ना रेडनेस हो जाती है, ठीक है, रेड फ्लेयर्स यूज वो इंक्रीज हो जाते हैं, मतलब वहाँ पे शो होना शुरू होते हैं और कैपिलरीज जो सी हैं उनकी परमेबिलिटी इंक्रीज होगी, उनकी परमेबिलिटी इंक्रीज होगी तो वहाँ से स्वेलिंग हो जाएगी और अगर स्वेलिंग होती है इसके की स्वेलिंग को हम लोग कहते हैं हाइव्स। अब इन हाइव्स से कैसा बचा जाए, वैसे ये होता किस वजह से है, ये हिस्टामिन की तरफ से वजह से होता है तो फिर जब हम लोग एंटी हिस्टामिन ड्रग्स यूज करेंगे तो इन हाइव्स से बचा जा सकता है, ठीक हो गया। अब हम अगला जो हमारे पास है वो है हाई फीवर। हाई फीवर भी बता रहे हैं, मतलब लोगों के अंदर हाई फीवर भी होते हैं। अब हाई फीवर्स में क्या होता है कि ये यूटिकेरिया के अंदर स्किन पे इफेक्ट करते हैं एलर्जेंस और हाई फीवर के अंदर वो होते हैं नोज पे। अब नोज में जो सा वही है हिस्टामिन रिलीज होगा, नोज की मतलब के इंट्रानेजल वेस्कुलर डायलेशन जो सी वहाँ पे मतलब वेसल्स की डायलेशन स्टार्ट हो जाएंगी, कैपिलरी की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और वही इन्फ्लेमेशन और इस तरह की नेजल लाइनिंग की मतलब स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब सेम प्रोसेस है ना, लेकिन लोकेशंस इनकी डिफरेंट है और इसमें भी आप लोग साफ से एंटी हिस्टामिन्स आप ड्रग्स यूज करेंगे तो आप इसके इफेक्ट से बच सकते हैं, ठीक है। और जो एस्थमा है, एस्थमा हम लोगों को पता है कि एस्थमा तो बहुत सुना है, बहुत कॉमन है ना। तो एस्थमा में क्या होगा कि जो एलर्जेंस है ना ये मेनली कहाँ पे करते हैं, ये हमारे पास है ब्रोंक्यूल्स, लंग्स की ब्रोंक्यूल्स में होता है और एलर्जन रीनल रिएक्शन कहाँ पे होगा, वहीं पे होगा लंग्स की ब्रोंक्यूल्स में। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि जो है ना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ना रिलीज मैस्ट सेल से और वो ये जो रिएक्शन है ना उनको स्लो करेगा, एनाफाइलेक्सिस के रिएक्शन को स्लो कर देगा, जिससे क्या होगा कि वहाँ के जो स्मूथ मसल्स है ना उनकी कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगी और साफ ज़रा अगर उनकी कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगी पर्सन हैज़ डिफिकल्टी ब्रीथिंग अंटिल द रिएक्टिव प्रोडक्ट ऑफ द एलर्जिक रिएक्शन हैज़ बीन रिमूव्ड। जब तक वो एलर्जिक रिएक्शन रिमूव नहीं होंगे तब तक उनको डिफिकल्टी होगी ब्रीदिंग में। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो ब्रोंक्यूल स्मूथ मसल्स है ना, ब्रोंक्यूलर स्मूथ मसल्स उनकी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है इस रिएक्शन की वजह से, ठीक है। तो लेकिन ये है कि यहाँ पे ये हिस्टामिन की वजह से होता नहीं है, तो इस वजह से अगर हम लोग एंटी हिस्टामिन यहाँ पे यूज़ करेंगे तो उसका कोई खतर यहाँ पे
हल नहीं है, मतलब उसका कोई इतना फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि हिस्टामीन से होता नहीं है। यह हमारे पास चैप्टर नंबर 35 था। अगर आपको किसी भी किस्म की चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।